अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। आज पाकिस्तान के लिए कुछ खासा खुशगवार दिन साबित नहीं हुआ। एक तरफ हमने देखा कि वाना में कैडेट कॉलेज में फितनल खवारिज ने घुसकर जो है वो दहशतगर्दी करने की कोशिश की, जिसके ख़िलाफ़ एक लंबा ऑपरेशन और फिर इनिशियली 2 फितनल खवारिज जो है वो जहन्नुम वासिल भी हुए, जिनका मोबाइल डाटा एजेंसीज़ ने हासिल कर लिया। और जो इतलात सामने आई बकौल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कि इनके राब्ते मुसलसल अफ़गानिस्तान से थे, इसका मतलब है कि ये प्लान्ड किस्म का दहशतगर्दी का हमला था जो किया गया था। और एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख में 2014 यानी APS रिपीट करने की कोशिश की गई थी, जबकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जान को ख़तरे में डालते हुए कैडेट्स को भी जो है वो मरहलावार उस बिल्डिंग से निकाला। दूसरी जानब हमने देखा कि आज ठीक जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी, 12:45 के करीब जो है वो इस्लामाबाद की G11 में वाक़े जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसके करीब एक खुदकुश धमाका होता है। इनिशियली इसके बारे में इतलात ये थी कि शायद ये कोई प्लान्ड डिवाइस लगाकर हो सकता है धमाका, या फिर सिलेंडर धमाका हो सकता है, मगर फिर इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि खुदकुश हमला आवर का सर भी यहाँ से मिला, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक इनिशियल जो अपडेट्स हैं उसमें कोशिशें की जा रही है कि इसकी शनाख्त भी की जाए। हमने देखा गुज़श्ता कुछ देर से जो है अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने मुसलसल राब्ते करने की कोशिश की, टेबल टॉक भी की। पहले हम कतर में बैठे, हमने दोहा मुज़ाकरात किए, उसके बाद हमने इस्तांबुल में उसका फॉलोअप लेना था, लेकिन अफ़गान उबूरी हुकूमत ढिठाई दिखाती रही और फिर बेसूद साबित होने पर पाकिस्तानी डेलीगेशन एयरपोर्ट पहुँचा, जिस पर तुर्की की रिक्वेस्ट पर वापस लौटना पड़ा। और कहा यह जा रहा था कि अब की बार अफ़गानिस्तान की जो उबूरी हुकूमत है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो आपको रिटनली लिख कर देंगे कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी वहाँ पर नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ ये कि दोबारा जो मुज़ाकरात हुए वो भी बेसूद साबित हुए, फिर वहाँ से पाकिस्तानी डेलीगेशन को वापस मुल्क में आना पड़ा। तो सीम्स लाइक कि दहशतगर्दी का जो नासूर है वो फिर से पनपना शुरू हो गया है। इस सांप के सर पे पाँव देना, इसे कुचलना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दिफा भी इसके बारे में कह चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म है, उन्होंने भी कहा कि अफ़गानिस्तान अगर अमन चाहता है तो उसे दहशतगर्दों की हिमायत को छोड़ना पड़ेगा। पैनलिस्ट इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब ने, इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। खान साहब, मुझे आप बताइएगा कि हम एक तरफ से डायलॉग्स कर रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ और हम उनको सबूत भी दे रहे थे और हम उनसे सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे थे, एक एजेंडे पे बात कर रहे थे कि आप TTP की हिमायत छोड़ दें और जो काम आप पैसे लेकर रॉ के एजेंट से या इंडिया से लेकर पाकिस्तान में कर रहे हैं उसे ख़त्म करें और हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ बढ़ेंगे आगे। वो नहीं हुआ। क्या ये जो आज का धमाका है, और इससे पहले हमने कल न्यू दिल्ली में भी जो प्रोपोगेट हुआ उसके ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन पहले आज के वाक़े पे बात कर लेते हैं। ये उसकी कड़ी उस गुस्से से तो नहीं मिलती जाकर जो अफ़गानिस्तान की उबूरी हुकूमत चाह रही थी, जो उनकी तंजीमें चाह रही थी, और वो हुआ नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि आपको इन्होंने थ्रेट किया था, इसके बाद जब ये बातचीत से वापस आए तो उन्होंने कहा था हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। तो उस वक्त पे लोगों ने सोचा था इनके पास तो कन्वेंशनली दे कैन नॉट अटैक, द ओनली थिंग उनके पास है वो था कि दहशतगर्दी करेंगे। और लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमले से पहले इतलात जो थी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आ रही थी अफगानिस्तान के, और वही फिर इंडियन मीडिया सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ले रहे थे कि कुछ होने वाला है। सो इट वाज प्री प्लान, जिसमें आप समझ लें कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर ये प्लान किया था। और ये 6 नवंबर से पहले की बात है, ये प्लानिंग सारी इट वाज इन प्लेस और ये उन्होंने करना था। और देखिए ये नेक्सस अभी दोबारा एस्टेब्लिश हुआ है, अफगानिस्तान दोबारा इंडिया के एक प्रॉक्सी बन गया है, एक इंडिया की एक स्टेट बन गई है। और इसके अब बात ऑलरेडी देखिए फितना और खारिज फितना हिंदुस्तान है, वो इंडिया की भी प्रॉक्सी है, अफगानिस्तान तालिबान रजीम की भी प्रॉक्सी है। और देखें कि मैं तो इस बात पर हमेशा कहता हूँ, बड़ा अफसोस होता है कि 1947 से लेके आज तक कोर्ट में एनीथिंग कि जिसमें इन तालिबान रजीम ने या उससे पहले की हुकूमतें थी या किंग जाहिर शाह से भी पहले किसी ने पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया। नॉट ए सिंगल कोई चीज कोर्ट हो सकती है, बल्कि बाजोड़ पे इन्होंने हमला करवाया। अच्छा, पश्तूनिस्तान इन्होंने इंडिया के साथ मिलकर किया, पश्तून ज़ल्मे इन्होंने किया, और इसके बाद बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनाई,
और उसके बाद ड्यूरन लाइन का किया, और उसके बाद देखें पिछले जो 20 साल थे अशरफ गनी और करज़ई में, तो इंडिया तो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था। 34 सूबे, हर सूबे में दरवाजे रॉ ऑफिशियल विद द गवर्नर, रात ने ब्रास वहां बनाई। 2018 में बलोच राइजिया जोइस संगठन जब बलोच दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा किया। 2020 में एक कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जब इसमें फितना और ख्वारिज को उन्होंने मिलाया। तो देखा मकसद अल्टीमेट का था तो स्ट्रिक्ट ट्रबल्स इनसाइड पाकिस्तान, क्योंकि अब इंडिया ने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं किया एज ए सोवरेन स्टेट, और सिमिलरली अफगानिस्तान ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 1947 में आपकी एडमिशन टू यूनाइटेड नेशन को अपोज कर दिया था। तो लेकिन इसके बावजूद देखिए हमने उनके लिए कुर्बानियां दी। अगर आज पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता तो अफगानिस्तान रशिया का एक रिपब्लिक होता, एक हिस्सा होता, जिस तरह रशियन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। It was because of Pakistan. It was had it not been the support of inter-services intelligence, international community, Americans, Middle Eastern countries आए तब हुआ। और Americans, it was not because of the Afghanis, it was because the negotiation tables पे हम लेके गए। तो उन्होंने कोई सरेंडर अमेरिकन ने नहीं किया था, वो तो खुद बातचीत करके दे लेफ्ट अफगानिस्तान। तो जो मिथ थी इनकी जो है तो वो भी एक तरफ छोड़ते हैं। बट आई वुड लाइक टू आई डिसेंट ओवर हियर, क्योंकि उसकी वजह ये है, आई टोटली अग्री कि शायद हो सकता है कि उनको कन्वे किया गया था, बट द वे दे लेफ्ट एंड दे हैव लेफ्ट सो मेनी थिंग्स फॉर देम लाइक वेपन्स एंड मनी टू एक्सप्लॉइट, और उन्होंने जो ये किया भी, और हमने देखा कि वो सारी दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। एयर वाइस मार्शल साहब, ये जो हम देख रहे हैं हमारे वुज़रा की तरफ से भी, अब जो हम वी हैव चेंज्ड आवर बॉडी लैंग्वेज टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड द माइंडसेट दैट वी वंस हैड, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुड बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट चलता रहा, हमने लेवरेज दिया, बसाने की कोशिश की वगैरह वगैरह, पर अब हम बहुत क्लियर हैं कि देयर इज़ नो गुड एंड देयर इज़ नो बैड, देयर इज़ ओनली बैड एंड वी नीड टू काउंटर दैट। सो अभी आप क्या देखते हैं कि इस्लामाबाद पे जो हमला हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? देखें, पाकिस्तान को इस चीज़ का इदराक तो पहले से ही था कि अफ़गानिस्तान इस वक्त भारत के इमा पर, उनके स्पॉन्सरशिप से, उनकी पैसे से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा ओपनली जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनकी प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक अच्छे हमसाये की हैसियत से पाकिस्तान ने फिर भी, जब उनकी तरफ से अटैक हुए तो पाकिस्तान ने महज रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की, और जब उन्होंने रिक्वेस्ट की सीज़ फायर की तो पाकिस्तान ने उसे कबूल करते हुए एक लंबे मैराथन सेशन में पाकिस्तान गया, मुज़ाकरात दोहा में, फॉलोड बाय इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल में एक और राउंड। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने तो इवन हमारे खिलाफ एक अनडिक्लेयर्ड इवन वो माशी दहशतगर्दी भी कर रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ से जो है फूड ग्रेन्स वो वहाँ स्मगल हो रही हैं। हम लोग जो इंपोर्ट करके कुकिंग ऑयल यहाँ बनाते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल्स मंगवा के उसको रिफाइन करके हम यहाँ बनाते हैं, डॉलर्स में हम फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो पे करते हैं, और वो यहाँ से सस्ते दामों जो है वो स्मगल होके वो अफगानिस्तान चला जाता है। तो जहाँ इस तरह के हालात हों, और फिर ये कि हम तो उनको जब से पाकिस्तान बना है उनको एक लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से उनकी लाइफ लाइन हमारे यहाँ से गुजरती है। हमने तो कभी उस चीज़ का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हम अफ़गानिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क नहीं कहते, आज तक हमने डिक्लेयर नहीं किया। अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ हमारे जो ट्राइबल बेल्ट के लोग, क्या हमारे जो सेटल्ड एरिया में हमारे जो पश्तून भाई हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, वो एक फैमिली की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बिल्ड ये करना है कि बंगाली भी
इंडिया के यहाँ शादियाँ होती हैं, जाते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, मगर वहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती। इसी तरह हम श्रीलंकन्स को भी देखते हैं कमिंग टू इंडिया एंड गोइंग बैक। इवन टर्की की एग्जांपल हमारे सामने है, देव बीन थ्रू अ लॉट, लेकिन फिर उन्होंने कुर्दों को काबू किया, उन्होंने उसको वापस रीसेटलमेंट की तरफ लेकर गए और उन्होंने फिर अपने मुल्क में अमन के लिए जो भी कोशिश हो सकती थी वो की। ये नहीं कि वहाँ पे कुर्द हैं नहीं, मौजूद हैं, मगर उन्होंने उसका डेकोरम क्रिएट किया। पाकिस्तान भी शायद यही करना चाह रहा है और करना चाहता था, बट इस पे एक पॉइंट यही करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है साहब, मुझे आप भी थोड़ा सा बताइएगा कि एक है नेशनल एक्शन प्लान जो हमने मुरतब किया था राइट आफ्टर एपीसी का जो बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ था, जिसे हम हर दिसंबर को दोबारा याद करते हैं तो हमारे रोंगटे कांप जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो दिल के करीब एक वाक़या है। वही शायद आज उन्होंने वाना में करने की कोशिश की। रिवाइव क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि DGISPR साहब तो खुद ये ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि वी नीड टू डू दैट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़े अनफॉर्चुनेट है, और ये पहले 20 पॉइंट से अभी तो 14 पे आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसमें एक भी पॉइंट देखें कि मदरसों के रजिस्ट्रेशन होनी थी, करिकुलम डिसाइड होना था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। वन वे द अदर प्रीटेक्स्ट का भी ये हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं है। आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं है, आपकी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, आपकी CTT की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, लैंग्वेज की आपकी नहीं है। सो जब कोई चीज होती है, एवरीबॉडी लुक्स टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी या फ्रंटियर कोर की तरफ, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि एवरीबॉडी हैज टू प्ले हिज रोल। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, गुड गवर्नेंस आप शो करें, आप जुडिशरी अपना किरदार अदा करें, पुलिस अपना काम करे, CTT वाला अपना काम करें, तो तब ये चीजें मुमकिन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो अब हर जगह पे फौज जाके कैसे कह सकती है कि आप इम्प्लीमेंट करें? Do we need that thought process of having गुरीला जो फाइटर्स हैं वो भी, क्योंकि इलाकाई ज़बान, इलाकाई जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए क्या आप समझते हैं कि एक गुरीला फोर्स का भी कॉन्सेप्ट जो है वी नीड दैट? नहीं, हमारी ऑलरेडी जो हमारी आर्मी है, दे आर बैटल हार्डन। ये जो वार ऑन टेरर में वो इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी है। और देखिए, अभी तो बहुत अरसा हुआ ना, तो अभी पाकिस्तान आर्मी की एक यूनिट जो है इस तरह के वाकयात, इस तरह के एनवायरनमेंट्स पे तीसरी चौथी दफा जा चुकी है। तो वो अंडरस्टैंड है, और स्पेशली जब कहीं पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले हैं वो लैंड कर जाते हैं, तो वो उसमें हमारी कोई मसला नहीं है। वी आर बैटल हार्डन है, हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है। मुझे एक चीज कमेंट करना चाहता, आपने शुरू में बात की थी, दरिया कुनर की बात की थी। कुनर देखे, इट फ्लोज फ्रॉम चतराल, अपर चतराल से आता है, लोअर चतराल जाता है, फिर कुनर में अफगानिस्तान अरंदू के मकाम पे इंटरेस्ट इनटू अफगानिस्तान। तो ये दरिया तो हमारा है, वो जो मर्जी वहां करे, दरिया को तो हम रोक सकते हैं। और दूसरा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड देखें कि 90% अफगान इकोनॉमी इज थ्रू अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो इंटरनेशनली करते हैं। अगर हमने ये 15 देखा भी, हम तो उससे निकलना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन की कोई बात नहीं है, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। जब आपके घरों में जनाजे निकल रहे हैं, इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, फाटा से निकल रहे हैं, बलोचिस्तान से निकल रहे हैं, फिर स्टिल आप कहें कि नहीं कि हमने फैसिलिटेट करना है, तो मेरे ख्याल में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब पाकिस्तान को देखें, स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गए हैं। अब दिस इज द टाइम कि हमें पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड, क्योंकि $3 बिलियन का हमारे लॉस है एनुअली बिकॉज ऑफ दिस अफगान ट्रांजिट ट्रेड। तो मेरे ख्याल में हमने उसको एड्रेस करना है, हमने डिप्लोमेटिक जो लेवरेज है उसको यूज करना है। इलीगल अफगान जो पाकिस्तान में इवन डॉक्यूमेंटेड, उनको हमें फोर्थ बिल्कुल अभी रुकना नहीं चाहिए, उनको वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि तालिबान रजीम दे क्लेम कि अफगानिस्तान में अमन है, डॉलर मुस्तहकम है, हालात बहुत अच्छे हैं, तो उनको वेलकम करना चाहिए। और इसके साथ साथ देखें कि मिलिट्री एक्शन यकीनन होगा। पाकिस्तान ने पहले भी वाजे किया था कि ये मैं इसी पॉइंट पे दोबारा आऊंगी। मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर, टारगेटेड ऑपरेशंस, क्या हम पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में घुस के भी टारगेटेड और प्रिसाइज ऑपरेशंस कर सकता है, करना चाहिए? दोनों से राय लूंगी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। सिक्योरिटी इशू एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान एक अरसे से जो है वो जंग में है, वॉर ऑन टेरर जो है वो लड़ रहा है विद इन द कंट्री, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो और अमन का पैगाम जो है वो फैले। लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे हमसाया मुल्क है वो इस बात को समझने से कासिर है। ये वजह है कि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि आप दहशतगर्दों की हिमायत करके अमन हासिल नहीं कर पाएंगे। एयर वाइस मार्शल साहब, ये एक तो पॉइंट एड्रेस कीजिएगा जो कि अब से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, और साथ एक सवाल भी ले रहे। हमने कल न्यू दिल्ली में भी एक धमाका जो है वो देखा और उसको लिटरली ऐसे प्रोपोगेट किया गया पहले कि शायद ये पाकिस्तान ने करवाया, और बाकायदा तौर पर बहुत ही फोर्ज्ड किस्म के नंबर्स भी दिए गए उनकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि पता नहीं कितनी हलाकतें हो गई, कितने लोग मर गए। लेकिन जब निकला वो क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब तो उनकी अपनी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके एक जो एक्टिविस्ट हैं वो बता रहे हैं, मोहित चौहान इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बता रहे हैं कि पहलगाम, पुलवामा, पठानकोट, उड़ी, इसके अलावा जो दीगर हैं, इवन जो कल रेड फोर्ट वाला वाक़या हुआ है, ये सारे बीजेपी में ही क्यों होते हैं? तो भारत कहीं फेस सेविंग के लिए तो नहीं सब कुछ कर रहा है इस? जी यकीनन, और अब तो दुनिया इनको सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है। इनके जो तमाम तर, देखिए पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में हमने, हमारी क़यादत ने, हमने उसी वक्त फौरी तौर पे जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन का कहा, और उसमें हमने ताउन के लिए कहा कि आप हमें सबूत दीजिए, हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने बजाय सबूत देने के उन्होंने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी, क्योंकि ये उनका एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जो उन्होंने पूरा एक प्लान किया होता है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसका एक हिस्सा होता है। वो फिर उसको मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट करते हैं। ये पैटर्न हमने पहले भी कई बार देखा है। अब ये एक बिल्कुल छोटा सा स्टैंड अलोन वाकया था, लेकिन उसको भी उन्होंने इस तरह किया कि जैसे, क्योंकि वो रेड फोर्ट के करीब हुआ था, तो वो उन्होंने उसको इस तरीके से किया कि जैसे पता नहीं उनके दारुल हुकूमत में जो है वो हमला कर दिया गया। देखिए पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, और पाकिस्तान जब सबकी तरफ ऑलिव ब्रांच, हम तो जो है अफगानिस्तान ने हमारे बॉर्डर पे हमला किया तो उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की, तो हमने उसको भी मान लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि वी वांटेड टू गिव पीस अ चांस। तो हमारे तो ऐसे कोई अज़ाइम नहीं है। ठीक, उनका मसला ये है कि वो सामने आके एक दफा उन्होंने देख लिया है। क्या इसको भी एड्रेस करने की इंटरनेशनल जरूरत है? क्योंकि भारत फिर उनके लिए तो बड़ा आसान काम है, वो अपने मुल्क में कुछ भी कराते हैं, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। एंड नहीं, वो देखें जी, वो इल्जाम देते रहे, देखें वो इल्जाम देते रहे। उन्होंने एक दफा इल्जाम देके अपना पूरा एक सीक्वेंस बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने बगैर रिस्पांस देखे हुए कि दुनिया क्या कह रही है या पाकिस्तान किस तरह अमन की बात कर रहा है, उन्होंने हमारे सिविलियन आबादी पे उन्होंने अटैक किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वही एक न्यू नॉर्मल बन जाए। अच्छा, मैं इस पे एक छोटा सवाल एक और भी करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी दोनों इसको एड्रेस करें। कहीं ना कहीं आप समझते नहीं है, ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स अगर कहीं ना कहीं हुआ है तो वी नीड टू काउंटर दैट एज वेल विद इन द कंट्री। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि कहाँ पे ये लैब्स हुआ, कहाँ से ये मैनेज करके आया। अभी एक अच्छा आइडिया इंटीरियर मिनिस्टर ने दिया कि ई टेक फ्यूचर में होना चाहिए, तो लेकिन हमें इस तरह की चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। पुलिस का भी रोल है और CTD का भी रोल होता है, पुलिस स्पेशल के भी रोल है, बाकी एजेंसीज का भी बाद में रोल आता है। लेकिन हर एक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेशनल एक्शन प्लान में अगर हर एक बंदा अपनी ड्यूटी सिंसेरिटी के साथ करे तो ये चीजें एड्रेस हो सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। लेकिन ये है कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। स्पेशली देखें कि इंडिया अफगानिस्तान अभी मिलके कर रहे हैं, इजराइल भी दरमियान में आ चुका है। सो फ्यूचर में भी लाइकली चांसेस है कि इसमें मजीद होंगे। लेकिन ये है कि जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान जो रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, इसका जो होगा वो बड़े क्लैरिटी के साथ कहा था। और मेरे ख्याल में अभी एक मैसेज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस तो खत्म हो गए हैं, सब कुछ हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो मेरे ख्याल में अभी हमने एक अपना मजबूती से वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना है। आप अभी पीछे बात कर रही थी रिगार्डिंग कि आना जाना कैसा हो और इजीली आना जाना हो, तो वो मुमकिन ही नहीं है। आप देखें, मैं इधर ही चमन बॉर्डर पे आई वाज कमांडेंट फ्रंटियर कोर में, वहां पे रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स वहां पे क्या है। लेकिन आप देखें कि अरब ममालिक 22 ममालिक हैं, देयर आर 22 कंट्रीज।
किसी की मजाल नहीं कुवैत वाला उठ के सऊदी अरब चला जाए विदाउट वीजा, या जॉर्डन वाला सीरिया में आ जाए, सीरिया वाला इराक में चला जाए, सेम लोग के कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सेम है। तो हम क्यों हमें अफगानिस्तान डिक्टेट करवाएगा कि जी बॉर्डर। अभी आप देखें एक और मिसाल और उसके लिए यू है आपका ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन अफगान ना, प्रॉब्लम ये है। अब आप देखें अफगानिस्तान में 1.5 करोड़ पश्तून है, पाकिस्तान में 4 करोड़ पश्तून है, और कराची इस सबसे बड़ा शहर है साउथ एशिया में एज फार एज पश्तून्स आर कंसर्न। उसके बाद नंबर आता है पेशावर का, कंदहार का, काबुल का। तो जब वो नारा लगाते हैं लर और बर वाला, तो हम कहते हैं आओ हमारे साथ मिल जाओ, इस पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। बाकी वेरी राइट। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी कि इस पे एयर वाइस मार्शल साहब भी अपनी जो है वो राय दे दें। और साथ में एक छोटा सा सवाल ये भी है कि जब ईरान और पाकिस्तान आपस में ये इत्तेहाद कर सकते हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें राइट आफ्टर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट बहुत चेंज हुई हैं, उनके प्रेसिडेंट ने आके पहला दौरा हमारे यहाँ पे किया, सो सीम्स लाइक कि हम वी आर सेटलिंग डाउन विद ईरान एंड सेम गोज फॉर देम एज वेल। तो नहीं देखिए इसमें ना असल में आप अफगानों का मुकाबला या उनका कंपैरिजन आई नो डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। ईरान एक बहुत मैं सिर्फ इसलिए रेफरेंस ईरान का दे रही हूँ क्योंकि वीव बीन टेलिंग देम कि आपके वहाँ बंकर्स हैं मोसाद के, वीव बीन टेलिंग देम कि आपके वहाँ रॉ के बंकर्स हैं, और उन्होंने फिर निकाले भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन देखिए जी, हमें जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है, हमने नेशनल एक्शन प्लान में उसके ऊपर जो काइनेटिक पार्ट था, हमने ज़रबे हस्ब और रद्दुल फसाद की सूरत में जानों की कुर्बानियां दे के मुसल्लह अफवाज ने हमने अमन कायम कर दिया था। उसके बाद उसका फॉलो अप जो बाकी निकात थे, मदरसा रिफॉर्म हो जाए या इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म बन जाए, उसके बाद डी रेडिकलाइजेशन के काम, और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें होल ऑफ द नेशन अप्रोच से ही होंगी। हम सारी चीजों के लिए हर वक्त जो है, जब फौज की तरफ देखते हैं तो फौज तो अपना काम कर रही है, फौज तो अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रही है। लास्ट मिनट चल रहा है, मुझे आप भी इजाज़त प्लीज इस पे राय दीजिएगा क्विकली, और फिर ब्रिगेडियर साहब से भी पूछूंगी क्या पाकिस्तान कोई एक और ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए, या हम जो जिस तरीके से चल रहे हैं ये काफ़ी है? देखिए जी, पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस इंटैक्ट रखनी चाहिए, हमारे पास वेयर विदॉल है, जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के लिए हमें हर इंतहाई इकदाम भी उठाना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, योर टर्न। मेरे ख्याल में हम आज में काम के अंडर ये सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें। लास्ट ईयर इस साल ही 62,000 अभी तक कर चुके हैं। तो हम इसी को इंक्रीज करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो सोर्स के पीछे जाएंगे और सोर्स से क्रॉस द बॉर्डर, दैट इज अफगानिस्तान। करेक्टली सेड। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब भी हमें ज्वाइन उन्होंने किया था, और दोनों से आज के वाक़े के ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की। अफसोसनाक वाक़या है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान डटा हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, और इंशाल्लाह इसमें जीत भी हमारी ही होगी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते तो 27वीं आईनी तरमीम पास हो नहीं रही, पास हो गई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम का शोर है, और इसी शोर शराबे के दौरान हमने कल देखा कि सेनेट से ये मंजूर भी हो गई। आज कौमी असम्बली का इजलास जारी रहा, और इस इजलास का मकसद भी 27वीं आईनी तरमीम के निकात को पास कराना था, तमाम शिके पास करवाना था, जो कि हुकूमत बड़े आसानी से कर भी सकती थी, लेकिन उन्होंने दे चोज सेनेट फर्स्ट। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर नंबर 61 थे, लेकिन फैसल वाउडा साहब और हमें राना सनाउल्लाह साहब टीवी स्क्रीन पर बैठ कर बता रहे थे कि उनके पास तो नंबर 61 नहीं बल्कि 61 से भी ज़्यादा थे। एक जगह 65 कोट किया गया, एक जगह बताया गया कि 67 वोट्स वर देयर जो कि इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन चाहिए 64 थे, इसीलिए 64 ही वोट जो थे वो डाले गए। बट इस 27वीं तरमीम के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये तरमीम क्यों ज़रूरी थी, इतनी जल्दी में क्यों की गई, इसके क्या समरात हो सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि वो ज़बां को हिलाए और पूछे कि 27वीं तरमीम इतनी जल्दी में क्यों लाई गई। इसके बाद 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। फैसल वाउडा साहब मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि 27वीं भी आएगी और 28वीं भी आएगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जो काम रह जाएंगे वो 28वीं में कराए जाएंगे या फिर 27वीं में काम हो गए हैं। पैनल में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं फैसल चौधरी साहब, इनके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफा रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, 27वीं आ नहीं रही, 27वीं आ गई है। जी हाँ, और छा गई है, ठा करके।
ایشو امینڈمنٹ کا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج جو اسلام آباد میں ہماری کچہری کے اوپر دہشت گردانہ اٹیک ہوا ہے، جو ایک بزدل دشمن نے کارروائی کی ہے، جس میں میرے کچھ کولیگز جو ہیں وہ شہید ہوئے، میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور ان کے احصال ثواب کے لیے دعا بھی چاہتا ہوں. یہ جو ترامیم کی گیم سٹارٹ ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیے فرما کہ جس طرح سے یہ لائی گئی ہیں، یہ جس طرح سے یہ انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں، اس میں عوام کا کوئی مفاد نہیں ہے. عوامی مفاد کا ان آئینی ترامیم میں بالکل نہ تو کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ پینڈنگ لیٹیگیشن بہت ہے، حالانکہ 82% آف ٹوٹل پینڈنگ لیٹیگیشن ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے. وہاں کی ریفارمز آپ کو نظر نہیں آئیں گی، نہ صوبائی سطح پہ نہ وفاقی سطح کے اوپر. کسی طرح پہ بھی آپ کو وہاں پہ ارلی ڈسپوزل یا جو وہاں کی لوازمات ہیں، یہ کیس مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. یہ موقف آپ نے سن لیا حذیفہ رحمان صاحب. فیصل چودھری صاحب کا میرا سوال بھی آپ ساتھ لے لیں. ابھی تو ہم 27ویں کو ہضم کر رہے ہیں، کیونکہ ہضم کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ڈار صاحب نے یہ لفظ 26 کی بار بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں تو ہضم کر لیں، پھر 27ویں بھی آ جائے گی. تو سیمز لائک ڈائجسٹ ہو گئی. پکا رہے ہیں اور 28ویں کی شنید ہے. میں وہیں پہ آ رہی ہوں اور اب 28ویں کی بات شروع ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو نظر آیا کہ 27ویں میں وہ کام نہیں ہو سکے پورے جو آپ چاہ رہے تھے، یا ہو گئے ہیں؟ یہ وہیں آپ لوگوں نے ہوا میں بات کی ہے. یہ کیا ہے؟ 28ویں کیوں آئے گی؟ جی بہت شکریہ مس پروا. میں نے بڑے تحمل سے فیصل چودھری صاحب کی گفتگو سنی. دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے بھی سزا اور جزا کا نظام رکھا ہے، اور وہی سزا جزا کا نظام ایک انگریز بنا کر گیا. آپ کے سسٹم میں بھی وہ نظام موجود ہے. اگر ایک جج جو ہے پینڈنسی زیادہ ہے اس کے پاس، وہ کیسز کو جو ہے جلدی ڈسپوز آف نہیں کر رہا، اور وہ یا عدالتی ٹائمنگ کو فالو نہیں کر رہا، یا جو کیس 2 ہفتے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ 6 مہینے اس کو لگا دیتا ہے. یہ جتنی ججمنٹس وہ ریزرو کرتا ہے، ان ججمنٹس کو ریزرو کرنے کے بعد 4 مہینے وہ آرڈر ہی نہیں لکھتا، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ جب سامنے آتے ہیں وہ کرپشن پہ مبنی نہ ہوں لیکن انکمپیٹنس پہ مبنی ہوں، تو اس کے لیے یہ نظام موجود ہوگا کہ ججز کو پتا ہوگا کہ ہم نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور ایک جو ہے ویل سپوکن اور اسپیکنگ آرڈر جاری کرنا ہے تاکہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں دقت نہ ہو. میرا سوال کوئکلی مجھے بتائیے گا، میں 24 کی طرف لے کے جاتی ہوں. میں کچھ اور کر رہا ہوں. 28ویں آ رہی ہے. بات جی دیکھیے، 28ویں آئینی ترمیم کی ضرورت موجود ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہونی تھیں، 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، کچھ چیزیں NFC ایوارڈ کے حوالے سے تھیں، کچھ مرکز کو مضبوط کرنے کے حوالے سے تھیں. اس پہ پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہوئی. تو ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ سینگ پھنسا کر بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، جو رہ گیا وہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈیبیٹ کریں گے. اگر وہ ایگری کر گئے تو 28ویں آئینی ترمیم آئے گی. چلیں ٹھیک ہے. I got your point and this is what my next question to you فیصل چودھری صاحب، کہ جو رہ گئی ہیں وہ پھر اگلی آئینی ترمیم لائی جائے گی اور اسے پورا کیا جائے گا. وہ حضرت غالب نے کیا خوب فرمایا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ ارمان کنٹینیوٹی میں نکل رہے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ابھی 27ویں ترمیم نہیں ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ان کو سمجھا لیں. اتنی جلدی کیا ہے آپ کو، اتنی اجلت کیا ہے آپ کو؟ آپ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں لائیں گے، وہاں پہ بھی نہیں مانیں گے، پھر 29ویں لائیں گے. جو آپ نے کام کرنے ہیں آپ 26ویں میں کر لیتے ہیں. 26ویں کو اوور نائٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا اور آپ کو یا تو آپ کو حکم آتا ہے اور آپ اس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. جو حکم دیتے ہیں ان کو کہیے کہ آپ کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے، ہمیں اس کو بہتر طریقے سے کرنے دیجیے. اگر پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ پہ نہیں مانتی، اور بائی دی وے NFC ایوارڈ کو بھی آپ بڑے آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ NFC ایوارڈ کو پروونشل فائنانس کمیشن، جیسے نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے وفاق سے صوبے پیسے لیتے ہیں، اس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن کا اناؤنس کیجئے جو کہ جی آپ پروونشل فائنانس کمیشن اناؤنس کریں گے تو NFC میں آپ کو شیئر ملے گا. یعنی ہر ڈسٹرکٹ کو اس کا ڈیو شیئر ملے، جو کہ مشرف صاحب کے دور میں کامیاب تجربہ تھا. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ وفاق سے صوبے پیسے لے لیتے ہیں، وہاں پہ CM بیٹھ جاتے ہیں.
اور سی ایم جو ہیں وہ اس کے اوپر بالکل ناک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں, وہ نہ کسی کو جو ان کی پسند کا بندہ ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے. یہ جو ڈسکریشن ہے, فائنینشیل ڈسکریشن, یہ بھی آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو جو آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی بھی تحمل سے بیٹھ کے اپنے اتحادی آپ کے, اور یقین مانیے وہ کہیں نہیں جائیں گے. آپ صرف ان کو یہ کہیے گا کہ ہم آپ کی جو امیونٹی ہے وہ واپس لے لیں گے. لیکن یہاں پہ ایک سوال میں بھی کر لیتی ہوں فیصل جوہری صاحب, مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. جو جماعت آپ کے ساتھ بیٹھی 26ویں آئینی ترمیم پر, اور 26ویں آئینی ترمیم میں وہ ان چیزوں پہ نہیں مانی, پھر 27ویں آئی تو نہیں مانی, تو وہ 28ویں پہ کیسے مانے گی؟ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ 26ویں پہ بیٹھے, اب کی بار آپ نے ان کی ضرورت ہی ختم کر دی, تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 28ویں جب آئے تو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہ رہے؟ میں صرف ایک قیاس ہے یہ. ایسا ہو سکتا جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, اور ایسے دونوں سے پوچھ رہی ہوں. چوہری صاحب آپ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. جی ایسا ہو سکتا ہے, اور یہ مشن ہے کہ پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنس ختم کی جائے. اسی لیے ابھی آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں تھوک کے حساب سے جو ہے لوگ فارغ کیے گئے ہیں, اور مزید کیے جائیں گے MNAs, تاکہ ان کی ڈیپینڈنس پیپلز پارٹی پہ کم ہو اور پیپلز پارٹی کو جو ہے کٹ ٹو سائز کیا جائے. ڈو یو اگری حذیفہ صاحب؟ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے بغیر 162 یا 163 ووٹ ہیں, اور اسمبلی میں ہمیں اپنی وزارت عظمیٰ محفوظ رکھنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں 169 ووٹ جو ہے وہ درکار ہے, جو اس وقت اسمبلی کا جو ہاؤس ہے اس کے مطابق. تو 169 کسی بھی حکومت کے لیے 6 MNAs کو مینیج کرنا, اگر آئینی ترمیم میں PTI کے لوگوں نے آ کر ووٹ ڈال دیا, اور یا جو آزاد خود کو کہتے تھے, PTI یہ کہتی ہے وہ ہمارے لوگ تھے, وہ لوگ کہتے نہیں ہم آزاد تھے, الیکشن کمیشن کہتے ہیں وہ آزاد تھے, اگر وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو حکومت کے لیے 6 MNAs کو ارینج کرنا یا مینیج کرنا یہ خطرناک لفظ ہے. آپ بولے ڈائیلاگ سے ٹیبل پہ لے کے آنا, مینیج کرنا تھوڑا سا خطرناک. نہیں مینیج کیا جا سکتا ہے. مینیج میں لازمی تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو کوئی طاقت کے زور پہ مینیج کریں. محبت پیار سے فنڈز دے سکتے ہیں آپ. حکومت میں ہوتے ہوئے ظاہر ہے آپ انہیں آئندہ الیکشن میں ٹکٹ کی گردانی کرا سکتے ہیں, وزیر بنا سکتے ہیں, ساری مینجمنٹ ہی ہے. لیکن ہمارا یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کا جو فلم سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر انہوں نے فیڈرل کے اندر گورنمنٹ چلانی ہی نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی جب تک ہم حکومت میں ہے ہماری اتحادی کے طور پہ اس کا حصہ رہے گی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی متحدہ جو حکومت ہے, یہ ہماری اتحادی ہیں وہ, اور یہ ہم 233 پر ہیں تو یہ 240 پر ہم چلے جائیں ٹوٹل ملا کر. اس میں ظاہر ہے ہمارے سے MQM بھی ہے, باپ پارٹی ہے, تحریک استحکام پاکستان ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب یہ بات اکثر اوقات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے کسی بھی صورت ناراض ہونے دینا ہے. اگر مقصد یہ ہوتا کہ پارٹی کو, لیکن آپ تو ان کو آئے روز ناراض کرتے بال کی طرح نکالنا ہے, کبھی پنجاب میں ناراض کرتے ہیں, کبھی وفاق میں ناراض کرتے ہیں. نہیں پھر مناتے بھی تو دیکھیں, اسی لیے تو مناتے ہیں. ناراضگی تو ظاہر ہو جاتی ہے, سگے بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے, لیکن اگر ان کی اہمیت نہ ہوتی تو ہم انتظار کر لیتے. یہی وجہ پریزیڈنٹ کو استثناء ملا ہے. نہیں, پریزیڈنٹ کو استثناء کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا وہ ڈیفرنٹ ہے. ذرا فیصل چوہری صاحب بھی آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں. پارٹی کے دوست یہ سمجھتے ہیں, جی میں صرف اس کا جواب دے دوں. میں نے کہا پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, سیریمونیل رول ہے, نہ ان کے پاس کوئی فائنینشیل پاور ہے نہ کوئی چیز ہے. جب وہ عہدے پہ نہیں رہتے تو انہیں صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے تو ان کو فکس کیا جا سکتا ہے, ادروائز تو ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جو قابل احتساب ہوں. تو جب ایک شخص قابل احتساب ہی نہیں ہے تو ایسے شخص کو آپ کہیں کہ جی اس کا ہم نے نیب کیس بنانا ہے, اس پہ FIA بنانا ہے, یا ہم نے کوئی پولیس کیس بنانا ہے, تو اس حد تک انہیں اگر امیونٹی دی گئی. چلے میں چاہوں گی ہمیں ایک اور سوال میں دونوں سے کرنا چاہوں گی. انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے حذیفہ صاحب, میں یہ سوال جو ہے میں متعدد لوگوں سے پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے کر چکی ہوں, مجھے کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا. میں چاہوں گی آپ بھی اس کو ایڈریس کر لیں اور فیصل چودھری صاحب بھی کر لیں. سوال میرا وہی ہے جو میں گزشتہ کافی دنوں سے کر رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور آپ ترمیم کر رہے ہیں اور آپ نے ترمیم کر لی, بٹ ہول ہارٹیڈلی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ویلکم کرتے PTI کو, JUI FA کو, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیتے, بٹھاتے, جسٹ لائک 18ویں ترمیم, اور آپ کہتے آئیں بیٹھیں, ہمیں ووٹس نہیں چاہیے, ووٹس تو ہم کر لیں گے بٹ ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کرنے ہیں. یہ طریقہ کار آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ احسن ہوتا ایز کمپیئر ٹو کہ وی گاٹ نمبرز
and we are implementing it. मैं आपका सवाल समझ गया हूं। आप ये कहना चाह रही हैं कि लीगल जस्टिफिकेशन तो आपके पास है, लेकिन फिर मोरल जस्टिफिकेशन भी होती, और मोरली आप बड़े मजबूत होते। बात आपकी बिल्कुल वजनी है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई सख्त बात ऐसी नहीं की थी, दो टोक, कि मैं तरमीम का साथ दूंगा या नहीं दूंगा, तो हम उनके पास गए। हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो तो वाज़ेह कहते आ रहे हैं कि हम इस तरमीम को जो है वो होने नहीं देंगे, मानते नहीं हैं। कभी उन्होंने कहा है कि आप तरमीम को असेंबली में लेकर आए और इस तरमीम पे हम कंस्ट्रक्टिव डिबेट करना चाहते हैं और एन मुमकिन है कुछ शिकों से हम एग्री कर लें, और असेंबली में जब तरमीम मौजूद होती, वो उस पार्ट हिस्सा होते, सेनेट का उन्होंने बाइकआउट किया, कम से कम वो रिकॉर्ड के ऊपर तो कोई ना कोई अपनी चीजें ले आते। लेकिन अगर मैं ना मानू वाली पॉलिसी हो और सिर्फ ये हो कि हमारी हर चीज जो है वो बानी तरीके से, I got your point as well। मेरे पास वक्त की कमी। फैसल चौधरी साहब का भी मौकिफ चाहूंगी, लेकिन आपने लास्ट टाइम मौलाना फजल रहमान साहब को भेजा था उनसे बात करने के लिए, आपने तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी आउट कर दिया ना, प्रॉब्लम ये हुई। फैसल चौधरी साहब, योर टेक। देखिए, ये कंसेंसस जो है, ये जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं तो कंसेंसस ज़रूरी होता है, क्योंकि कंसेंसस से वो जो है वो देर पा रहती हैं कानून साजी। जो भी आप ये नंबर नहीं, पॉलिटिकल मॉरल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक सुलह जो तरीका इख्तियार करते हैं डंडा मारी के बजाय, और एक आप आइन साजी करने जा रहे हैं, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके अगर आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली अच्छा आता है। दूसरा, मुल्क में मौजूद सियासी टेम्परेचर को भी नीचे लाने के लिए ज़रूरी है कि आप ये करें। पीटीआई को जो है मोरद इल्ज़ाम ठहराना इसलिए ठीक नहीं है कि आपने उनको जो काउंटर स्टेप्स आपने लिए हैं वो बहुत ज़्यादा बेईमाना है और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ जाती है। और पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि हुकूमत आएगी उनके पास? देखिए, आइन के मुताबिक तो ज़ाहिरा एक्सपेक्टेशन तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो होती है ना हर किसी को कि आइन के मुताबिक काम। अब ये तो नहीं है कि ये तो आइन तोड़ा गया है, एक दफा नहीं 12 तोड़ा गया है। 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए गए, तब भी ये आइन टूटा। उसके बाद आप देखिए कि बहुत ज्यादा एक साल तक आप केपी के इलेक्शन नहीं कराते और फिर आप धक्केशाही से करते हैं। तो इससे जब भी मौका मिलेगा किसी और जमात को, ये रिवर्स हो जाएंगी ये सारी चीजें। उसकी वजह ये रिवर्स हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, आपका भी, हुज़ैफा रहमान साहब। और वन थिंग इज कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कल को जिन्होंने ये काम किया है वो फिर बाद में इसी तरह टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के कहेंगे कि फलां टाइम पे हमसे गलती होगी? क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है कि, लेकिन रिपीटेडली अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो दैट बिकम्स हैबिट। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।